सभी भाइयों को और बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा था गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। सभी से सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस को पूरे भारतवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। 72वें गणतंत्र दिवस पे आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया है और इस उपलक्ष्य में हमने एक मोटिवेटर जो हैं दिव्या मिश्रा जी को बुलाया है। सबसे पहले मैं मैम का स्वागत करना चाहता हूँ। मैम आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपसे थोड़ा-सा इंट्रो लेना चाहूँगा कि टेल मी समथिंग मैम आप कुछ अपने बारे में बताइए। सभी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं। जी, नमस्कार सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और ये जो जितने भी राष्ट्रीय पर्व हैं, हमारा गणतंत्र दिवस, हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारा राष्ट्रीय ध्वज और जितने भी हमारे राष्ट्रीय सम्मान के चिन्ह हैं या राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन सबका हमें बहुत सम्मान करना चाहिए और ये जो दिन आते हैं, ये हमें उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए मौके हैं। तो इन्हें बिल्कुल भी निग्लेक्ट या इन्हें बिल्कुल भी हल्के में ना लें कि आजकल ऐसा है, ज़्यादातर देखा है कि लोग इन्हें थोड़ा-सा हल्के से लेते हैं, वो चीज़ अब नहीं रह गई है। तो इसका क्या कारण है ये भी मैं आगे बताऊँगी। तो आप सभी को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और दूसरा नितिन जी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने मंच पे आमंत्रित किया और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ क्योंकि ये सोशल मीडिया एक इतना शक्तिशाली प्लेटफ़ॉर्म है और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो आप उनमें से एक हैं जो इसका एक बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आपने पूछा हमारे परिचय के बारे में, तो मैं बताऊँ, मेरा नाम दिव्या मिश्रा है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मेरा यूट्यूब पे मोटिवेशनल चैनल चलता है डिवाइन पॉजिटिव वाइब्स। इसके अलावा एफबी पे भी मेरे शोज़ हैं एलएसडी के, शायद लोगों ने वो देखा होगा, लाइफ सक्सेस विद दिव्या। उसमें मैं बहुत सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ जो हैं, जिन्होंने अपने संघर्ष से सफलता पाई है, उनको बुलाती हूँ और उनकी सक्सेस स्टोरी सुनती हूँ और मेरा ये पर्पस है, मेरा जो एम है वो बस इतना है कि मेरे शोज़ के ज़रिए, मेरी स्टोरीज़ के ज़रिए लोग मोटिवेट हों, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिले। जो ड्रीमर्स हैं उनके मेंटल ब्लॉकेज टूटे, जो फियर फैक्टर होते हैं कि हम ये कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, ये चीज़ें खत्म हो और हर एक इंसान जो सपने देखता है, उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए उसे पॉजिटिविटी मिले और प्रेस मिले। तो ये है और इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो मैं सीतापुर की रहने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मेरा जन्म हुआ था, वो मेरा जन्म स्थान है। उसके बाद मेरा कर्म स्थान लखनऊ से शुरू हुआ। एजुकेशन के बाद मैंने लखनऊ में जॉब करना शुरू किया। उसके बाद एक लंबा समय 10 साल मैंने दिल्ली में बिताया। सरकारी नौकरी में थी आयुष डिपार्टमेंट में। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई समय की कि मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ा और एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, तो बहुत स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँची थी। लेकिन जब कुछ ऐसी परिस्थितियों में हमें कुछ छोड़ना पड़ता है, जो चीज़ें हमें खुद अर्जित की होती हैं, तो कष्ट होता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ऊपर वाला जब कुछ करता है, तो उसमें हमारा भला ही होता है। जब हमें चोट लगती है, तो उस चोट के पीछे एक खास पर्पज़ होता है। तो उस समय तो मुझे ये डिसीज़न बहुत मुझे हर्ट किया था, मुझे बुरा लगा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वास्तव में धीरे-धीरे समझ में आया कि वो एक मूर्तिकार जब एक पत्थर पे हथौड़ी से वार करता है, उसे मारता है, तो बेशक पत्थर टूटता है, उसको कष्ट होता है, लेकिन उसका पर्पज़ एक मूर्ति बनाने का होता है और चोट खाने के बाद ही वो मूर्ति बन सकता है पत्थर। तो धीरे-धीरे जब मुझे ये समझ में आया एंड मैंने खुद को समेटना शुरू किया और नए रास्ते खोजने शुरू किए, पॉजिटिविटी ढूँढनी शुरू करी और वो पॉजिटिविटी की जो खोज की जर्नी थी, वो आज यहाँ आके पहुँची है और मैं शायद काफ़ी हद तक इसमें सफल भी हूँ। लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है और यही मेरा पर्पस है कि लोगों को पॉजिटिविटी मिले। मैं अपने लेवल पे अगर समाज में इतना सा भी चेंज पॉजिटिव ला पाई, तो मैं समझूँगी कि मैं सफल हो गई क्योंकि मैं बहुत कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ, मैं बहुत नॉर्मल सी इंसान हूँ, बस कोशिश करना जानती हूँ और उस पे बिलीव करती हूँ। तो ये मेरा एक छोटा-सा परिचय था और इसके अलावा जैसे कि अ, आज गणतंत्र दिवस है,
तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ इस वजह से कि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे मुझे ऐसे संस्कार मिले कि मैं देश से और इन सब चीज़ों से, जो राष्ट्रभक्ति, देश के इनको मैंने बचपन से सुना और समझा। और उसका कारण ये है कि मैं बचपन से एक अच्छी वक्ता रही हूँ। मतलब बोलना नहीं चाहिए खुद की तारीफ, लेकिन मुझे शौक था। मैं कॉलेजेस में, स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं बोलती थी, और उसमें जो मेरी प्रिपरेशन कराते थे, जो मेरा मटेरियल था, और जो मैं बोलती थी, वो मेरे पापा, मतलब मेरे फादर थे, वो लिखवाते थे। और वो बहुत साहित्यिक किस्म के इंसान रहे, आध्यात्मिक भी और बहुत साहित्यिक थे। उमेश चंद्र मिश्रा उनका नाम। तो वहाँ से वो चीज़ें, मैं तो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती थी कॉलेज की तरफ से, लेकिन वो चीज़ें मेरे अंदर कहीं न कहीं इकट्ठा होती गई। और मैं आज अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि जहाँ मैंने खुद देखा है, मेरे ही साथ के लोग इन सब चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते या शायद फ़ील नहीं कर पाते, और मैं इन सब चीज़ों को बहुत कनेक्टिविटी के साथ फ़ील करती हूँ। तो ये डिफरेंस होता है संस्कारों का। इसके ऊपर भी मैं अभी आगे बात करूँगी डिटेल में। और वास्तव में बात होता क्या है कि हम जब किसी चीज़ को फ़ील करते हैं, तभी हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं, है ना? तो ज़्यादातर अब आज की जो युवा पीढ़ी है, उसने तो वो आज़ादी का टाइम देखा नहीं, कितनी कुर्बानियाँ हुई वो देखा नहीं। तो यही कारण है कि ज़्यादातर लोग जो यंग जनरेशन की है, उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। तो मैंने उसके ऊपर एक मतलब एक याद करते हुए मैं कुछ लिखती भी हूँ, तो मैंने एक झलकी सी लिखी है कि क्या समय रहा होगा। तो शायद वो जो है आज की युवा पीढ़ी को कनेक्ट करने में मदद करेगा, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगी। लेकिन उससे पहले नितेश जी, आपसे पूछूँगी, आपने परिचय के बारे में पूछा था, और कुछ आप पूछना चाहते इसके साथ-साथ मैम मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप जो इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद आई, तो आप पहले को ज़्यादा बेहतर मानती हैं या आपको ज़्यादा बेहतर मानती हैं? जो आपने पहले लाइफ अपने गवर्नमेंट जॉब में रहीं और आज एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में आप कार्य कर रही हैं, तो आप किसको ज़्यादा बेहतर मानती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है नितिन जी। मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं उस समय थी, तो ठीक है, 1 महीने की सैलरी मेरे पास अच्छी खासी आती थी। एक वो सिक्योरिटी अच्छी लगती है हर इंसान को, और बहुत मेहनत करके वहाँ पहुँची थी, इसलिए ज़ाहिर-सी बात है कि उसको छोड़ने में मुझे बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन उस समय भी मुझे ये चीज़ हमेशा लगती थी कि मुझे ये नहीं करना है। मैं क्या कर रही हूँ, शायद कुछ कम है। मुझे हमेशा ये फ़ील होता था, जबकि अच्छी खासी सैलरी आती थी, कोई अच्छी खासी पोज़ीशन पे थी, एंड अच्छा सेटअप कर लिया था दिल्ली जैसे शहर में, अच्छी लाइफ़ जी रही थी। लेकिन हमेशा ये लगता था कि मुझे ये नहीं करना है। तो ये वजह होती है जब आप कनेक्ट करते हैं। ये भी मैं भी आगे बात करूँगी। एनर्जी, कुछ एनर्जीज़ होती हैं। देखिए, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना है, हम एनर्जी से बने हैं, सब आपस में कनेक्ट होती हैं। ये साइंस भी कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना पैदा किया जा सकता है, ना खत्म किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक स्थान से, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह की ऊर्जा को अपनी तरफ खींचते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है, हम ऊर्जा से बने हैं। अब सब इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? परमपिता परमेश्वर है। सब बिलीव करते हैं कि एक सर्वोच्च शक्ति है, जो इस ऊर्जा का, सारी ऊर्जा वहीं से निकलती है। अगर आप डायरेक्ट उससे जुड़ते हैं, थोड़ा सा आध्यात्मिक मैं हूँ, उस पे बिलीव करती हूँ, सुपर नेचुरल पावर पे, और जब आप उनसे जुड़ते हैं ना, तो आपको सही जो है ऊर्जा जो है वो आपकी तरफ आती है, और गलत ऊर्जा आपसे दूर जाती है। तो मुझे हमेशा से ये सिग्नल्स मिलते थे कि मैं ये करने के लिए तो नहीं आई, मेरा पर्पस कुछ और है, बट क्या है वो मैं समझ नहीं पा रही थी। एंड फाइनली अब मैं सच में सेटिस्फाइड हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मेरे पास इनकम नहीं है, लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ कि जब आप अपने पैशन को करते हैं ना, तो अपने आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, तो आपके लिए रास्ते हमेशा अपने आप ही बनते चले जाते हैं, क्योंकि तब आपकी जिम्मेदारी ऊपर वाला ले लेता है। इसलिए हमेशा अपने शौक को अपना व्यवसाय बनाएं। मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने भी चैनल पे जब बोलती हूँ, तो मैं यही बोलती हूँ, पैशन को अपना बिजनेस बनाएं, क्योंकि आपका जो पैशन है, आपका जो सपना है, उसे आप हमेशा पूरे मन से करते हैं, 100% देते हैं। और जब आप किसी चीज में 100% देते हैं, खुशी से देते हैं, तो 2 चीजें होती हैं। पहले तो आप सेटिस्फाइड होते हैं अपने आप से, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज। आप करोड़ों कमा लें,
लाखों कमा लीजिए, लेकिन अगर आपके दिल में भी ऐसा सपना मरा पड़ा है जो आप जीना चाह रहे हैं, आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, कभी खुश नहीं हो सकते। और दूसरी चीज ये होती है कि आप जो काम मन से करते हैं उसमें आप 100% देते हैं, और जब आप 100% देते हैं तो वहां से आप कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे, हमेशा उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आपको मिलेगा। आप अपने शौक को व्यवसाय बनाएंगे तो आप खुद के मालिक हो, आप दूसरे के शौक को व्यवसाय बनाएंगे तो आप 15 लाख भी महीना कमाएंगे तो भी आप उसके नौकर ही रहेंगे। तो मैं अब पहले से कहीं ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, थोड़ा सा ये लगता है कि शायद फाइनेंशियल सिक्योरिटी थोड़ी सी कम है पहले से, क्योंकि वो एक जो माया होती है वो सबको लुभाती है, लेकिन हाँ, मैं अब पहले से सेटिस्फाइड हूँ। एक जो इंटरनल पीस होता है वो मेरे पास पहले से है। ये आपके प्रश्न का उत्तर। जी मैम। मैम, इसके बाद एक आपसे और प्रश्न पूछने की बड़ी इच्छा थी, वो ये कि आप को हम एक यूथ के रूप में भी देखते हैं, और यूथ के रूप में जब हम आपको सुनते हैं तो हमें महसूस होता है कि बहुत कम उम्र में आपने बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, जो मैं जनरली और लोगों को सुनता हूँ और बुद्धिजीवियों को सुनता हूँ। तो इसके लिए आपको किसने प्रोत्साहित किया? ये भी मैं बताती हूँ। सबसे जब मैं पहले नहीं था ऐसे, मैं एक्चुअली मैं किताबें पढ़ती ही बहुत थी, मैं अपने सब्जेक्ट की किताबें ही पढ़ती हूँ। तो मेरी जो सबसे अच्छी दोस्त है मुझे रास्ता दिखाने के लिए, वो मेरी किताबें ही हैं। वहीं से शुरुआत हुई, और रीजन क्या था, जब एक टाइम था जब मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी, मुझे लगा कि यार मेरे 10-12 साल जिंदगी के करियर के खराब हो गए, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। और जहाँ मैं रह रही हूँ अभी लॉस के प्लेस पे आ रहा है बिहार में, तो एक्चुअली यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है कुछ भी करने के लिए। तो मैं बहुत एक 1-1.5 साल तो बहुत परेशान रही। फिर एक ऐसी कंडीशन आ गई, मुझे लगा कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी अगर मैं यही सोचती रही कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मैंने ना सबसे पहला स्टेप जो लिया, मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ये भी एक लक की बात होती है, ये भी मैं समझूंगी कि ऊपर वाले की देन थी, वो मेरे साथ था कि मुझे कहीं ना कहीं सही रास्ते मिलते रहे। मैंने बोला मैं हमेशा ऊपर वाले पे यकीन तो करती हूँ बहुत दिल से, ढोंग नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मैं रोज, अगर मैं, कुछ लोग होते हैं ना कि पूजा नहीं करेंगे तो तक पानी नहीं पियेंगे, ऐसा नहीं है। मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, बेटी है, सबका ध्यान रखते हुए मैं जितना कर पाती हूँ उतना करती हूँ। इतना ज्यादा टाइम टाइप नहीं हूँ कि मैं बहुत ज्यादा घंटी बजाती हूँ, पूजा करती हूँ, बहुत संकल्प करती हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन मैं सच्चे दिल से ऊपर वाले को मानती हूँ, बिलीव करती हूँ उस पर बहुत ज्यादा। तो मैं जब परेशान भी होती हूँ ना, तो ये सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ तो है जो उसने सोचा है मेरे लिए, ये मुझे हमेशा भरोसा है। तो मैं जब भी दिया जलाती थी बातें करने का, तो हमेशा ये बोलती थी अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, अब मुझे रास्ता दिखा दो। और चांस की बात, उसी समय मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए, मैं बताऊंगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वास्तव में MLM कंपनी है वो, तो वो मेरे संपर्क में आई और उसके कुछ सेशंस मैंने स्टार्ट किए, और वहां से मुझे बहुत क्योंकि ये बिजनेस जो है ना मोटिवेशन पे ही चलता है, तो वहां से मुझे ये एक डायरेक्शन मिल गई कि अगर खुद में पॉजिटिविटी लानी है, नॉलेज बढ़ाना है, तो ये किताबें सब्जेक्ट की किताबें नहीं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ कितना भी पढ़ लीजिए, डॉक्टर बन जाइए, लेकिन आपको जीवन जीना, अगर जीवन जीने की जो कला होती है वो ये सेल्फ हेल्प बुक में होती है, जिन्हें बोलते हैं कि मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, या ये जो रिलीजियस बुक्स होती है ना, गीता, रामायण, कुरान, जो हमारी बाइबल है, हिंदी बाइबल, ये सब भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबें हैं। इनको बनाने का, इनको लिखने का पर्पस यही था कि ये हमें जीवन जीने की कला सिखा पाए। तब मुझे समझ में आया कि ये यहाँ से है। देन वहां से मैंने स्टार्ट किया, तो किताबें पढ़ती हूँ, मोटिवेशनल चीजें सुनती हूँ, सीखती हूँ, और फिर जब आपकी टेंडेंसी हो जाती है ना, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मोटिवेट किया नहीं जा सकता, मोटिवेशन लिया जाता है। जब आप अपने तरफ पॉजिटिव एनर्जी को खींचना चाहेंगे तभी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आएगी। तो बस इसी तरीके से धीरे धीरे सफर चल पड़ा, और अब तो एक हैबिट सी हो गई कि हमेशा अच्छी चीजें ही सोचो, अच्छी चीजों की तरफ ही जाओ। तो इस तरह से मेरा अब मैं मैम, आप जिस उद्देश्य के लिए आपको बुलाया था, मैं उसको पे आपको लेके चलना चाहता हूँ कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर आप यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं, और आप हमारे हिंदुस्तान में
अपना जो यूथ है, मतलब हमारा भविष्य किस रूप में देखते हैं आप? आने वाली पीढ़ी में अपना देश का भविष्य किस रूप में देखते हैं आप? आज देख रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बच्चे जा रहे हैं, नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, पढ़ाई के लिए दौड़ रहे हैं, हर जगह एक भूचाल सा आया हुआ है। फिर भी मैम कहीं खुशी है तो कहीं गम भी है। हर व्यक्ति अपने लिए कुछ ना कुछ सोचता है, आगे बढ़ता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी मंजिल नहीं मिल पाती है। एक तो हमें आपको मोटिवेशन उन बच्चों के लिए चाहिए, दूसरा यूथ को आप राष्ट्र से संबंधित जो है कि संबंध में हम बात करें तो किस रूप में देखते हैं, और आपको उन लोगों के लिए क्या संदेश है कि राष्ट्र के लिए आपका क्या दायित्व है। और इसके अलावा एक और मैं बात कहना चाहता हूँ कि आज का जो दौर चल रहा है उसमें हर व्यक्ति की परिस्थिति ऐसा नहीं होती है कि वो हर तरह की चीज को, हम कहते जरूर है कि खुश रहना चाहिए, लेकिन हर बच्चा, हर यूथ अपना जो है वो एक डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। तो उसके बारे में हम आपका थोड़ा सा मोटिवेशन चाहेंगे अपने यूथ के लिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो गणतंत्र दिवस पे जो आपने मौका दिया है यूथ स्पिरिट, यूथ के लिए बोलने का, तो पहले जो मैं बोल रही थी कि आज का जो देखिए जो यूथ, युवा शक्ति क्या होती है? युवा शक्ति मतलब शक्ति पुंज। युवाओं का जो एक, किसी भी देश का जो एक युवा पीढ़ी होती है वो उस देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है। और शक्ति चाहे जैसी भी हो, जनशक्ति, धन शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, अगर शक्ति संस्कारित है तो वो दैवीय शक्ति है। अगर वही शक्ति गलत संगत में है या कुसंस्कारित है तो वो दानवीय शक्ति है और वो हमेशा देश का और समाज का बुरा ही करेगी। तो मेन चीज कहाँ पे आती है? संस्कार में। आज क्या है, शिक्षा के पीछे तो सब भाग रहे हैं। बच्चा पैदा नहीं हुआ उसको घोड़ा बना दो, दौड़ने लगो। क्यों? पड़ोसी के बच्चे से आगे निकलना है या अपने किसी रिलेटिव के बच्चे से उससे कंपटीशन कराना है। ऊंची शिक्षा, हायर एजुकेशन, विदेशों में भेजना है। सबका यही सपना होता है पैदा होने की, भाई मेरा बच्चा विदेशों में पढ़ेगा। शिक्षा के पीछे तो सब भाग रहे हैं, लेकिन संस्कार जो है, वो जो मेन चीज है, उन पे आजकल कोई ध्यान नहीं देता। ये हकीकत है। और ये जो देशभक्ति और ये राष्ट्रगीत, ये जो भावनाएं आती है ना, इनके बीच बचपन से ही बोले जाते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये सब चीजें मेरे अंदर हैं क्योंकि मैंने बचपन से ये चीज, भले मैं कंपटीशन के थ्रू ही जाती थी, लेकिन ये चीजें मेरे अंदर धीरे धीरे आई। मैंने इनको पढ़ा, सीखा, समझा, तो मेरे अंदर ये चीज है। मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ। अभी 3 साल पहले जब मेरी बेटी छोटी थी तो मेरे सामने में भी एक मेरी फ्रेंड था, मैं दिल्ली में थी, और उस बार ऐसा हुआ था कि 15 अगस्त और कृष्ण जन्माष्टमी एक दिन पड़ गया था। तो अब एक तो धर्म से जुड़ी हुई चीज, बहुत अच्छी चीज है, भाई सब मंदिर जाते हैं, राधा कृष्ण बनाते हैं बच्चों को और उसको उस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। मेरा था कि भाई मैं अपनी बच्ची को 15 अगस्त है तो मैं 15 अगस्त को इम्पोर्टेंस दूंगी। ठीक है, मंदिर गए हम, लेकिन हमने अपनी बिटिया को, मेरी 1 साल की बेटी थी उस समय, मैंने उसको व्हाइट पैजामा कुर्ता पहनाया, तिरंगे वाले बैंड लगाए और मंदिर गए पूजा करने। तो पूरे मंदिर में मेरी बिटिया अलग थी और जब ये लोग इस पे आश्चर्य भी कर रहे थे और हंस भी रहे थे, क्यों? वहां पे सब बच्चे राधा कृष्ण बन के खड़े हुए। तो मैं ये नहीं कह रही, ठीक है, हमारे धार्मिक त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है और उनसे हमारी भावनाएं जुड़ी होती है, लेकिन उतनी ही भावनाएं हमारी राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय पर्व से जुड़ी होनी चाहिए। हमारे प्रोग्राम में एलएसडी में इससे पहले अभी रवि अत्रोलिया जी आए थे। तिरंगा पे उनका जो अभियान चल रहा है पूरे देश में, मैंने एक अपने शो पे भी किया था और उसके बाद में पर्पल इंडिया का जो चैनल है उस पर भी मैंने उनके साथ में प्रोग्राम किया है। बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए जो भी नियम होते हैं वो दी, और वो मेरे ख्याल से हर किसी को जाननी चाहिए, हर भारतवासी को, और पालन करना चाहिए। तो वो शो अगर जिसने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है हमारे तिरंगे से जुड़ी हुई। और तो ये चीज है, तो ये चीज आती कहाँ से? संस्कार से आती है। शिक्षा से कहीं ज्यादा, शिक्षा और संस्कार दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप शिक्षित नहीं है, एक अशिक्षित इंसान अगर संस्कारी है तो वो जीवन की किताब से अपनी शिक्षा ले लेगा। ये मैंने एग्जाम्पल देखा। और अगर कोई शिक्षित इंसान है, बहुत हायर डिग्री है उसके पास, लेकिन संस्कारी नहीं है, तो वो कभी किसी को खुश नहीं रख सकता, वो कभी किसी देश या किसी समाज का हित नहीं। ये हकीकत है। हमारे शो में अभी एलएसडी चलाते हुए ना मुझे बहुत
सारे नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं। विनोद शर्मा जी हैं इलाहाबाद से, वो आए थे हमारे शो। उनके पास भी बहुत हाई डिग्री नहीं है, बहुत स्ट्रगल भरा उनका जीवन रहा है, लेकिन कहीं से उनके ज्ञान में इतनी सी कमी नहीं है। बहुत ज्ञानी इंसान है। और कहाँ से सीखा है उन्होंने? जीवन की किताब। तो ये उनके संस्कार, उनके पिताजी भी फ्रीडम फाइटर रहे और माता जी भी, तो उनको वहां से वो संस्कार मिले कि उन्होंने अशिक्षित, बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं थी उनके पास, उसके बाद भी उन्होंने जीवन की किताब से शिक्षा पाई। तो संस्कार मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो शिक्षा नीति है हमारी इस समय की, वो भी, उसमें भी देशभक्ति जैसी चीजें नहीं रहती। तो शिक्षा में भी ये सब चीजें शामिल होनी चाहिए। देशभक्ति, राष्ट्र, ये सब चीजें बीज जो है वो बचपन से ही पढ़ते हैं। अच्छा, अभी कोरोना हुआ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि क्या हालत है आज के युवा की। कोरोना हुआ, हाय तौबा मच गई, लेकिन जरा कोरोना के पीछे जाके देखिए हम क्या कर रहे थे। दिल्ली में दंगे हो रहे थे, दंगों की हालत होती, और भला हो कोरोना की आया और बच गए लोग, नहीं तो इन दंगों की आग में कितने जल जाते और राज्यों में फैलती और दंगे होते। अच्छा, कोरोना चला गया, अब हम क्या कर रहे हैं? अभी भी वही कर रहे हैं। कोरोना आया, उसने हमें बताया, सिखाया कि ये धर्म, जाति, कास्ट, ये सब जो आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, ये सिर्फ समाज में जहर घोलने के लिए कर रही है, अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए कर रही है, और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। वो भी सिर्फ यही कारण है कि हमारे जो संस्कारों में ये चीज नहीं है, इसीलिए हम बहुत जल्दी पदभ्रमित हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने युवाओं को जो भी है ये, अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जो मैं कहना चाहूंगी, युवा वर्ड जो होता है ये है क्या? युवा होता क्या है? युवा एक समाज का, वो जनरली लोग एज से होते हैं कि 18 साल के हुए वोट डालने का जो अधिकार हमें मिल गया तो हम युवा हो गए, और फिर वो जो भी हमारा एज स्पैन है 45 साल 45 साल जो भी लगते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, वो जो एरिया है, वो जो एज ड्यूरेशन है वो युवा की है। उसके बाद पहले तो चाइल्डहुड होता है, उसके बाद फिर वृद्धावस्था होती है। लेकिन जो मेरा मानना है, जो यूथ होता है, यूथ इस समाज का सबसे जिम्मेदार जो है वो शख्सियत होती है। यानी यूथ उसे कहना चाहिए जो जिम्मेदारी संभाले। यूथ के एक कंधे पे बचपन होता है, यानी कि उसके आगे आने वाली पीढ़ी, यानी कि उसके संतान, उसके जो उसके बच्चे हैं, घर के बच्चे हैं, समाज के बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि उन्हें वो सही शिक्षा, सही संस्कार दे, ताकि वो आगे चल के एक सही पीढ़ी, युवा पीढ़ी में कन्वर्ट हो। और दूसरे कंधे पे उनकी जिम्मेदारी होती है अपने पूर्वजों की, अपने बुजुर्गों की। तो युवा वो होता है जो जिम्मेदारी संभालता है। अगर आप 25 साल के और आप अपने प्रति भी जिम्मेदारी, और अपने प्रति जिम्मेदारी का मतलब मैं नौकरी से नहीं कह रही, क्योंकि नौकरी आजकल बहुत ज्यादा दिक्कत है। अपने प्रति जिम्मेदारी मतलब आजकल ऐसा होता है कि जरा सी बात हुई नहीं कि लटक गए, जहर खा लिया। ये क्या है? ये बहुत गलत चीज है। अपने ये जो जीवन मिला है वो इतना अनमोल है, इतना अनमोल है। और एक माँ जो कितना स्ट्रगल करती है, आप अपनी जरा सी उस तकलीफ के आगे आपकी तकलीफ कुछ भी नहीं। आप अपनी जरा सी तकलीफ के लिए इतने सारे बलिदान, इतने सारे तकलीफों पे एक साथ ठोकर मार देते हैं। तो ये इस तरह से अपने जीवन की जिम्मेदारी समझिए। अगर आप 25 साल के भी हैं और अपने जीवन की अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, अपने घर परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, तो आप यूथ नहीं है। आप यूथ नहीं है, आप यूथलेस हैं, आप किसी काम के नहीं। तो जिम्मेदारी जो समझता है वो यूथ होता है। और अगर कोई 60 साल के ऊपर, 70 साल का इंसान अपनी जिम्मेदारी समझता है, अपने आप को सही से रखता है, अपने स्वास्थ्य को, अपने लेवल से, अपने स्तर से जितना कुछ हो सकता है समाज के लिए, देश के लिए हमेशा अपना योगदान देता है, तो वो यूथ है। युवा पीढ़ी जिम्मेदार पीढ़ी, जो मैं मानती हूँ। जो बुढ़ापा है वो आप सोचने से आता है, वरना कभी बुढ़ापा नहीं आता। एज कहते भी ना, एज इज जस्ट अ नंबर, और कुछ नहीं है एज। तो ये हो गया एक तो यूथ का, कि जो मुझे लगता है कि ये है। दूसरा चीज जो मैं संस्कारों की बता रही थी, कि यूथ के कंधों पे ही ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को या
अपने जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको वो ऐसे संस्कार दे कि वो संस्कारी युवा पीढ़ी के रूप में बदले। बचपन से अगर उनको ये नहीं पता होगा कि ये हमारा झंडा है, ये हमारा देश है और ये चीजें इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, यही हमारा मान है, यही हमारा सम्मान है, तो उनके अंदर बड़े होकर भी ये चीज कोई नहीं डाल सकता। संस्कारों के बीज, देश प्रेम के बीज हमेशा बचपन से ही पड़ते। दूसरे संस्कार, ये तो देश की बात हो गई। समाज की बात बताऊं, लड़कियों के लिए, मैं लड़कियों के लिए हमेशा बहुत, लड़कियों के लिए इतना खराब माहौल है इस समय। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि बचपन से हमारे बच्चे जो है घरों में जो नॉर्मल माहौल होता है ना, वो यही देखते हैं कि हमेशा एक सेकेंडरी पोजीशन में लड़कियों को रखा जाता है। लड़की जो महिलाएं होती है ना, उनको ज्यादातर घरों में सेकेंडरी पोजीशन में रखा जाता है। आपका काम क्या है? खाना बना दीजिए, घर साफ कर दीजिए, इसके ऊपर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो यही वो जो देख देख के बड़े होते हैं, तो यही उनकी सोच बन जाती है और ये ऐसी फिर इज्जत नहीं करना जानते। तो सबसे पहले तो जो संस्कारों में है राष्ट्र देश प्रेम, ये बचपन से सिखाना चाहिए बच्चों को। दूसरा, महिलाओं की इज्जत, जो समाज में आज इतनी खराब स्थिति है ना, हर जगह हर, और जो बलात्कार होता है, कहीं कोई ऐसी घटना होती है तो हर प्लेटफॉर्म पे हर कोई झूठता है, लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो सब उसको भूलता है, फिर कोई उस बारे में बात नहीं करता कि इसको सुधारने के लिए करना चाहिए। तो वो चीज हमारे संस्कारों से ही आती है। हम जब तक अपने बच्चों को, अपने बेटों को ये नहीं सिखाएंगे ना कि आपको औरत की इज्जत करनी है, आपको लड़कियों की इज्जत करनी है, तब तक उसे बड़े होके भी कोई नहीं समझा सकता, बचपन से समझाना है। दूसरा चीज, लड़कियों को जब तक ये नहीं समझाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्हें भी समझाइए कि आपका आत्मसम्मान सबसे ऊपर है, किसी भी रिश्ते से ऊपर है। एज अ वुमेन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई भी हर्ट करता है, चाहे वो आपके रिलेशन में कोई भी लगता है, आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं, उसे बर्दाश्त मत करें। जब तक एक लड़की को अपनी इज्जत का महत्व नहीं पता होगा, तब तक वो कभी भी उसके लिए लड़ेगी नहीं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये संस्कार बचपन से ही पड़े। धीरे धीरे ये सब चीजें समाज में अपने आप ही खत्म हो जाएंगी अगर हमारे बच्चों को ये समझ में आ जाए। और दूसरी चीज है कि जो डेली रहन सहन के संस्कार होते हैं, अगर बच्चे को ये समझ आ गया कि अन्न कैसे उगता है, कैसे थाली में खाने लायक आता है, तो कभी उसे बर्बाद नहीं करेगा। और बचपन से ही अगर बच्चे को ये आदत पड़ गई कि ये नहीं खाना है, ये फेंक देना है, तो उसको जिंदगी में कितना भी अच्छा खाना मिल जाए, कभी उसको मन से नहीं खाएगा, पहली बात। और दूसरा, बनाने वाले पे गुस्सा करेगा, उसकी भी इज्जत नहीं करेगा। तो ये सब संस्कार जो है, जो हमारी भारतीय संस्कृति में है, औरत की इज्जत करना, खाने की इज्जत करना, देश की इज्जत करना, ये सब चीजें जो संस्कार है बचपन से पढ़ते हैं, और जब ये बीज के रूप में पढ़ते हैं, तभी नई जो युवा पीढ़ी इस संस्कारों के साथ बनती है, वही दैवीय शक्ति वाली होती है। जैसे मैंने पहले बोला, जो शक्तिपुंज होते हैं, जो युवा शक्ति है, यानी जो शक्ति है, अगर वो संस्कारित है तो वो दैवीय शक्ति है, और शक्ति अगर कुसंस्कारित है तो वो दानवीय शक्ति है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह की युवा शक्ति डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, और मैं युवा शक्ति के बारे में जो मैंने बता रही थी, युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है, ये तो सब जानते हैं। आजादी से पहले से लेके आज तक, आजादी के बाद तक, युवा किसी भी जैसे देश के जो भी हर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हर चीज में बहुत डिफरेंस है, सोच में, समझ में, लेकिन जब देश हित का मुद्दा आता है तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे देश के युवा हमेशा एक हो जाते हैं। अभी आजादी से पहले भी अगर गांधी जी ने जब युवाओं को आवाज दी अपने आंदोलन के लिए, तो सोचिए कितने युवा युवतियां बिना किसी हथियार के नंगे अंग्रेजों के सामने खड़े, लाठियां खाई, कितनों ने गोलियां खाई, लाठियां खाई, क्रांतिकारी वीर हमारे, ये सब युवा शक्ति ही थी जिसकी बदौलत हम आजाद हो पाए। और आजादी के बाद भी जो युवा शक्ति है, कितनी बार ऐसे आंदोलन हुए हैं जब युवा शक्ति एक हुई है एक मुद्दे पे, तो बड़ी से बड़ी सत्ता पलटी, बड़े से बड़े जो है ऐसे डिसीजन लोगों को बदलने पड़े हैं हमारी जो सरकारों को, जो जिसके खिलाफ युवा शक्ति खड़ी हो गई है। आज के युवा में जो ये बात है, हम किसी एक मुद्दे पे एक नहीं हो पाते, मुझे ये ऐसा
रीजन हमारे दिमाग में ना ये पॉलिटिकल जहर घुला हुआ है पार्टीज का। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हम अपनी ढंग से अभिव्यक्ति भी नहीं करता। अगर मैं अभी किसी मुद्दे पे सोशल मीडिया पे कोई लाइन लिखूं, पढ़ने वाले या बहुत जल्दी उस पर रिस्पॉन्स आएगा कि मैं सरकार विरोधी हूँ या देशद्रोही हूँ। फौरन अरे कोई एक पार्टी का नाम होके, जरूरी नहीं है कि हर इंसान बीजेपी या कांग्रेस या आप पार्टी या जितनी भी पार्टी है किसी पार्टी के विरोध में या पक्ष में भी बोले। हम अपने भारत देश के पक्ष में भी विचार रख सकते हैं, अपनी बुद्धि से हमारे अपने जो विचार है वो हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन नहीं क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में वो पॉलिटिकल कूड़ा भर दिया है लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने कि ये चीज अगर कोई बोलता है, अगर अपने विचार हमारे खिलाफ रखता है तो वो देशद्रोही हो गया। तो ये चीजें जो है ना, ये क्यों है? क्योंकि हम अपना विवेक यूज नहीं करते, हम बहकावे में बहुत जल्दी आते हैं। किसी भी मुद्दे पे हम एक होना नहीं जानते। जब तक दूसरे का घर जल रहा है तब तक ठीक है, जलने दो, हाँ उस पर डिस्कशन होगा, बातें होंगी, लेकिन हम कभी उसके साथ में खड़े नहीं होंगे तब तक जब तक हमारा घर नहीं। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी एक कमी है आज के युवाओं में कि हम किसी भी मुद्दे पे एक होकर लड़ना नहीं जानते। और जो पुराने जितने भी आप अपना इतिहास देख लीजिए, हमेशा ऐसा ही हुआ है, जब किसी मुद्दे पे युवा एक हुए हैं तो इतिहास बदला। हमेशा बड़े डिसीजन हुए हैं और बहुत बड़े बड़े बदलाव युवा शक्ति इस देश में लेके आई। तो आज भी जो है, जितनी भी देश में कुरीतियां फैली हुई हैं, जितनी भी जो घटनाएं हो रही हैं, इन सब के पीछे जैसे कोई भी सामाजिक जो घटनाएं हो रही हैं या जिस तरह की चीजें हो रही हैं, गलत नियम आ रहे हैं, तो उनके विरोध में जब तक एकजुट होकर खड़े नहीं होंगे, दूसरे का घर जल रहा है जलने दो, तब तक कुछ बदलाव नहीं होगा। ये मुझे लगता है सबसे बड़ी जरूरत है आज की। जी जी मैम एक आपसे बात पूछना चाहता था। कोई भी एक ऐसी चीज होती है जब निर्णय लिए जाते हैं, तो वो निर्णय जो होते हैं उसके दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष जो होता है वो कुछ लोगों के लिए सही होता है, कुछ लोगों के लिए गलत होता है, और उसका दूसरा पक्ष, मतलब हर निर्णय का पक्ष प्रतिपक्ष दोनों ही होता है। कुछ लोगों के लिए वो सही होता है, कुछ लोगों के लिए गलत होता है। अब एक मोटिवेशनल जो है मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि आप ये कैसे जज कर पाएंगे कि कोई भी पक्ष जो है वो उसमें वो पक्ष किसके लिए सही? क्योंकि जो भी अपनी बात कहेगा, बट नेचुरल सी बात है, वो अपने दिल से अपनी जो भी बात कहेगा, अपने विवेक को यूज करेगा। और हर व्यक्ति की जब भी कोई निर्णय लिए जाते हैं, आप भी अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, जब आप किसी के संबंध में कोई कार्य करते हैं, तो वो कार्य कुछ लोगों के लिए हो सकता है सही हो, लेकिन कुछ भी कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं कि कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं। तो आप ये कैसे जज करते हैं कि सही कौन है और गलत कौन है? क्योंकि हर आदमी अपनी जगह सही होता है भाई, कोई ऐसा तो नहीं कह सकते हर जगह सत्य और असत्य है भाई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ही जगह सत्य होता है ना? तो उस चीज को आप कैसे जज कर सकते हो? इसके बारे में आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। जी मैं क्या मार्गदर्शन दूंगी? मैं तो अभी खुद विचार करती रहती हूँ चीजों पे, लेकिन जो मेरा सोचना है कि कोई भी बैलेंस, संतुलित जो समाज है ना, संतुलन बना के ही चलता है। कभी एक पक्ष का जब विचार थोपे जाते हैं ना, तभी हमेशा परेशानी आती है। ये बात ठीक है कि 9 नंबर है तो एक तरफ से 9 दिखता है, एक तरफ से वो 6 दिखता है, ये नजरिए और अपनी जगह की बात होती है। लेकिन मेरे ख्याल से एक बीच का रास्ता हमेशा होता है और वो हमेशा बातचीत से निकलता है। सोचने में एक बीच का रास्ता, तो हमेशा ऐसे रास्ते को चूज करना चाहिए जिसमें दोनों में से किसी को नुकसान ना हो और किसी को बहुत ज्यादा लाभ भी ना हो, मतलब एक बीच का रास्ता हो जिससे कोई बहुत ज्यादा हर्ट ना हो। मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं बहुत ज्यादा कहती हूँ ना, कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ मैं किसी का मार्गदर्शन करूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि एक बीच का रास्ता निकाल के काम करें। बाकी पक्ष और प्रतिपक्ष तो हमेशा रहता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार सबको। ये जो चलता है ना सोशल मीडिया पे कि आपने कुछ बोल दिया तो गालियों की बौछार हो जाती है, ये बहुत गलत चीज है। ये नहीं। और कभी भी किसी के विचार को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ के मत। कोई अपने एक स्वतंत्र विचार भी रख सकता है, जरूरी नहीं कि वो आपकी विपरीत पार्टी से कनेक्ट ही हो। जैसे मैं बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं,
बिल्कुल पॉलिटिकल हूँ और मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन किसी मुद्दे पे जो मेरे विचार होते हैं स्वतंत्र, वो मैं अक्सर रखती हूँ। जो चीजें मुझे हर्ट करती हैं, बुरी लगती है, तो वो मैं जाहिर करती हूँ। अच्छा ये बताइए, अभी आपने बात करी अभिव्यक्ति की आज़ादी की, कि अभिव्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। आज अभी कुछ सालों में, 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर आपने अभिव्यक्ति की आज़ादी के कुछ जीते जागते उदाहरण देखे, जिसके अंतर्गत आपने महसूस किया कि कोई आदमी देशद्रोही के नारे लगा रहा है, कोई जो है वो पाकिस्तान के नारे, जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, तो पाकिस्तान का झंडा फहरा रहा है, कह रहा है कि हम तो भाई यहाँ रहते हैं, हमें आज़ादी है। या फिर कोई आदमी एक सामान्य पद पर बैठे हुए किसी प्रधानमंत्री को भी गाली बक सकता है और वो किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। गरिमा नाम की जैसे कोई भी चीज़ हम लोगों को आज के सामान्य तौर पे ठीक है भाई, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कोई भी निर्णय लिया जाता है वो किसी ना किसी हम कह सकते हैं सर्वे के अनुसार, या फिर हम जब खूब सारा अध्ययन करते हैं उसके बाद ही कोई निर्णय लिए जाते हैं। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को बीइंग अ यूथ, क्योंकि मैं आप यूथ हो जैसे, और यूथ को ही आप संबोधित कर रहे हो, आज का अपना कार्यक्रम हमने संबोधित किया है, तो एक अभिव्यक्ति की आज़ादी में आप यूथ को क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि अपनी बात पूरी कर देता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो होनी ही चाहिए। जब ये हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो अभिव्यक्ति की आज़ादी तो होनी ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर क्या कोई भी अपनी मनमानी करना, किसी का भी और कुछ भी कह देना, हर चीज़ किताबों में, संविधान में लिखी हुई है, हर चीज़ का तरीका है। विरोध करना का भी तरीका दे रखा है कि आप इन चीज़ों के अंदर ऐसी चीज़ को देख के विरोध कर रहे हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि आप चाहे राजनीतिक हो या ना हो, लेकिन राजनीति से अछूती तो आप भी नहीं होंगी, ना ही मैं हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारी सीमाएं क्या होनी चाहिए, कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हम किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल नहीं कह सकते। देखिए, पहले तो जैसे आपने जो घटनाएं बोली, मुझे सच में पॉलिटिकल मैं नहीं हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं दे पाती। जो चीज़ें सामने से आती हैं तो, और मैं बोलती भी नहीं, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ सब चीज़ों को बोलना। लेकिन जो आपने अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कही, वो तो हमारे संविधान में है, और अगर हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के नियम अपने संविधान से दे रहे हैं, तो वो कितनी होनी चाहिए, उसके लिए भी नियम है कि हम क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते। तो अगर आप नियम को फॉलो करेंगे तो फिर सारे नियम को फॉलो करेंगे। ऐसा थोड़ी कि आप किसी के लिए कुछ भी बोल देंगे, ये भी बहुत गलत चीज है। उसकी भी लिमिट है। अगर नियम पे चलेंगे तो सारे नियम पे चलेंगे, अगर नहीं चलेंगे तो फिर जो नियम पे नहीं चलते उनके लिए तो कोई नहीं। बाकी मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सच में नहीं हूँ और बहुत ज्यादा मुझे इन सब चीजों के बारे में नॉलेज भी नहीं, लेकिन जो सामाजिक मुद्दे सामने से उठे आते हैं और उनके लिए जो मेरी स्वाभाविक भावना है किसी पार्टी से जुड़ी, एक स्वाभाविक तो पीड़ा आती है कभी किसी बात को लेके। तो जैसे लड़कियों के लिए इतना बलात्कार जैसा जघन्य अपराध हुआ, उससे भी लोग धर्म को जोड़ते हैं, जाति को जोड़ते है ना। ये चीज मुझे हमेशा खराब लगती है, ये नहीं चाहिए। तो इन सब चीजों पे मैं अभिव्यक्ति देती हूँ अपनी। और बाकी वही चीज है कि अगर अभिव्यक्ति का अधिकार है तो उसकी लिमिट भी है, तो वो फॉलो करनी चाहिए, मुझे ऐसा मेरा पसंद। अभी आपने बात करी कि आजकल बलात्कार जैसे ही जघन्य अपराध हो रहे हैं। कोई भी देश, कोई भी समाज और किसी भी तरह का कोई भी संगठन, जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, वो इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इस तरह के जघन्य अपराध हों, लेकिन फिर भी हो रहे हैं। और इसका मुख्य कारण आप किसको मानती हैं? संस्कार, मैंने बताया, संस्कार को ही मानती हूँ। बचपन से जब तक लड़कों को ये नहीं समझाया जाएगा कि आपको औरतों की इज्जत करनी है, चाहे वो जो भी है, घर की है बाहर की है, और जब तक लड़कियों को ये बताया नहीं जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अभी है, धरना देने से, नियम बनाने से, कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ एक तरीका है, अपनी बच्चों को सही संस्कार दे, और दूसरा चीज लड़कियों को सशक्त बनाए, उन्हें आत्मरक्षा की शिक्षा दे। और ये मैं कोई नई बात नहीं कह रही, ये हमारे इतिहास में, हमारे इतिहास में जाकर देखें तो लड़कियों को युद्ध शिक्षा, आत्मरक्षा की शिक्षा दी जाती है।
फिर क्यों ये चीज हमने अपने ही संस्कारों से हटा दी, हम अब क्यों नहीं देते? तो हमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर लड़की को उसको आत्मरक्षा की शिक्षा देनी चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की शिक्षा देनी चाहिए और लड़कियों को इस तरीके के संस्कार, लड़कियों में लड़कों में सब तरीके के संस्कार होने चाहिए। अब आप मुझे एक चीज का मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी और लेना चाहता हूँ। आप आजकल हर आदमी मोबाइल यूज कर रहा है, बच्चे भी कर रहे हैं, लड़की भी कर रहे हैं, लड़के भी कर रहे हैं, हर आदमी कर रहा है। अगर आप जरा सा यूट्यूब पे जाएं या आप जरा से किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप जाते हैं, तो आप उसके अंदर जो छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस और इस तरीके की जो चीजें आ रही हैं देखने पे पता लगता है। एक आजकल बहुत कॉमन हो गया प्रैंक वीडियोस बनाना। प्रैंक वीडियोस आपने देखे होंगे, तो उसमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वैगैलिटी का मतलब कोई सीमा नहीं है। और मतलब आप उसको किस तरीके से देखती हैं, ये जो चीजें अब सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जो अभी तक हम लोगों ने शायद अपने, जब हम लोग यूथ थे तो हम लोगों ने नहीं देख पाए। आप इस चीज को किस क्या इसमें इसके को देखते हुए भविष्य को की क्या कल्पना कर रही हैं? जो आप हर आदमी आजकल मोबाइल यूज कर रहा है, अगर घर में 5 सदस्य हैं तो पांचों के पांच कम से कम 5 मोबाइल नहीं, 5 मोबाइल तो होंगे ही होंगे, और हो सकता है 8 भी हो उस घर में, और 10 मोबाइल भी हो, हर एक के पास अपने 2-2 मोबाइल भी हो, एक एक व्यक्ति 2-2 स्मार्टफोन भी रख रहा है आज की तारीख में। तो इस तरीके से जब हमारे पास पहले आपने देखा होगा कि हम लोगों को अपने कोर्स की किताबें लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए परिश्रम करना पड़ता था। कहीं पर भी हमें जाने के लिए, कुछ भी चीज़ की जानकारी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता था, देखना पड़ता था कि वो हमें वो चीज़, किसी किताब कहाँ मिल सकती है, फिर कौन उसका माध्यम हो सकता है। तब हम उस चीज़ को जनरली शहर में नहीं मिलती थी तो हम दिल्ली से मंगाते थे, लखनऊ से मंगाते थे, बरेली, क्योंकि मैं बरेली का रहने वाला हूँ, जगह जगह से हम लोग उसको मंगाने का कार्य करते थे। आज हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो उसमें ज्ञान जितना बढ़ रहा है तो उसके साथ धीरे धीरे जो है वो इस तरीके की तरफ भी, वीडियोस की तरफ भी, जो मैं आपसे बात कर रहा था प्रैंक वीडियोस वगैरह की तरफ से, इसको देखते हुए आप भविष्य की क्या कल्पना कर रही हैं? देखिए, फिर मैं ये बोलूंगी कि मैं भविष्य की कल्पना करने वाली तो कोई नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इस विषय में अपने विचार रख सकती हूँ कि हर इंसान के अपने विचार होते हैं। तो देखिए, हर एक चीज के ना एक अच्छा जो है कहते हैं कि क्या कहते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर एक चीज के, कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो सोशल मीडिया का फायदा भी बहुत बहुत, इसकी ताकत भी बहुत है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और युवा पीढ़ी को या बच्चों को इससे हम दूर कर दें, मोबाइल ना दें, ये भी आज पॉसिबल नहीं है। सबने करके देख लिया, मेरे ख्याल से सबने देखा होगा। अभी तो कोरोना काल में तो यही एक हमारा जो है कहते हैं ना मीडियम था लोगों से जुड़ने का, और पढ़ाई लिखाई हर चीज इसी पे हो रही थी। मोबाइल को एक लिमिट कर सकते हैं लेकिन दूर नहीं कर सकते। लेकिन ये भी सही है कि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा गलत उपयोग भी होता है। तो ये चीज हमें अपने विवेक से ही समझनी पड़ेगी। जो युवा है, समझदार है, उनको अपने विवेक से ही समझनी पड़ेगी कि इस चीज का सही उपयोग हमें कैसे करना है। अब हम लोग भी सोशल मीडिया का ही यूज कर रहे हैं, हम ही ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप भी सोशल मीडिया का पेज चला रहे हैं, मैं भी अपने शोज चला रही हूँ, तो हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और भी लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो सोशल मीडिया का सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कुछ लोग हैं जो, ये तो अपनी अपनी सोच है कि वो किस चीज को कैसे कर सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब के बारे में जो आपने बोला, यूट्यूब के भी अपने अलग नियम है कि वो इन सब चीजों को बैन करती है, और धीरे धीरे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। लेकिन ये ठीक है कि ये सब चीजें यूट्यूब पे चलती हैं और बहुत गलत है, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, एकदम बकवास लगती है, मुझे बहुत गुस्सा आती है इन सब चीजों को देख। लेकिन इन चीजों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि हर चीज है और हर चीज रहेगी। हम अपने हिसाब से हर चीज लोग देखते हैं तभी ये चीजें बनती है। फैक्ट तो ये है। अभी मेरे एक स्टोरी पे इतने व्यूज नहीं होंगे, एक प्रैंक वीडियो पे एक घंटे में मिलियंस में व्यूज पहुंच जाते हैं। तो क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि लोग देखते हैं, और जब तक लोग देखेंगे, जब तक लोग इन सब चीजों से एंटरटेन होंगे, तब तक तो ये चीजें बनेगी बनेगी। तो इसको बैन करना या रोकना इतना मतलब मुझे लगता है कि जरूरत भी नहीं है। हम अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं ये हम पे डिपेंड करता है, हम किसी चीज को किस लिए यूज कर रहे हैं ये हम पे डिपेंड करता है, हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं ये हम खुद डिपेंड करते हैं, और अपने विवेक से। ये अपना अपना हर किसी का इंडिविजुअल होता है। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों के लिए मोबाइल में किड लॉक का ऑप्शन होता है, तो उससे हम बच्चों को भी कर सकते हैं कि भाई बच्चे हमारे क्या देखें और क्या नहीं देखें।
तो मुझे ये बाकी सब भूमि पे क्या बता सकते हैं कि बढ़ेगी। हवा के बदलते रूप को कोई रोक नहीं पाया है, वो समय अपने हिसाब से चलेगा और जो बदलने की कोशिश करेगा वो ज्यादा परेशानी खड़ी करेगा। तो उसको हम बदल नहीं सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। मुझे लगता है बस ये चीज संस्कार से आती है, फिर वही पे चीज आ गई आपके बचपन से ये संस्कार होंगे कि हमें ये करना है, ये चीज अच्छी है, ये चीज हमारे लिए गलत है, समाज के लिए गलत है, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। एक आपसे आखिरी प्रश्न और पूछना चाहता था, जैसा कि आप आज एक गणतंत्र दिवस है, 72वां गणतंत्र दिवस का हम लोग ने पर्व मनाया। अगर मैं दिव्या मिश्रा जी की बात करूं जी तो दिव्या मिश्रा जी के बारे में आखिर में बस यही पूछना चाहता हूं कि अब आपका अगला कदम, आप जिस तरह से कार्य कर रही हैं, अब आप अपने लिए और समाज के लिए जो भी आप अपनी तरफ से फ्रीलांसर होकर जो भी आप कहना चाहें, बताना चाहें, वो आप बता सकते हैं। जी मेरा भविष्य का ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मैं प्रेजेंट में जीने में बिलीव करती हूँ। ये मैंने सीखा है, अभी सीखा है, बहुत जल्दी मुझे अभी रिसेंट ये सब लर्निंग्स हुई है, तो मैं इसी को फॉलो करूंगी। प्रेजेंट में जिए और पूरा जिए, अभी जो कर रहे हैं वो मजे कर रहे हैं और फ्यूचर अपने आप पता चला जाएगा और जो आएगा सब उसके लिए हमेशा तैयार रहें, ये मेरी अपनी सोच है। और एज अ मोटिवेटर अभी ऐसा मैंने कुछ बताया कि सोचा नहीं है। हाँ, आज के प्रोग्राम के लिए जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ, तो पहली बात तो यूथ को जो मैं एज अ मोटिवेटर में जो मैसेज दूंगी वो मैं ये दूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है पॉजिटिविटी, जो मैंने भी फील करी है। अपनी पॉजिटिविटी चाहे जितनी भी खराब परिस्थितियां हो, हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करें, और ये ऐसे नहीं आता, ये प्रैक्टिस से आता है। तो उसके लिए रेगुलर ऐसी चीजों के टच में रहें जो आपको पॉजिटिविटी देती है, और आपको पॉजिटिविटी क्या चीज देती है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। कुछ लोगों को म्यूजिक से मिलती है, कुछ लोगों को राइटिंग से मिलती है, कुछ लोगों को बोलने से मिलती है, कुछ लोगों को बच्चों के साथ खेलने से मिलती है, कुछ लोगों को किताबें पढ़ने से मिलती है। तो आपको कहाँ से पॉजिटिव, एक ऐसा मीडियम जरूर होना चाहिए कि आप जितने भी परेशान हो, आपको एक अपलिफ्ट की जो एक फीलिंग होती है वो हमेशा एक कोई ऐसा डिसाइड मीडियम होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और आज के गणतंत्र दिवस पे मैं जो मानती हूँ, जो सच है, ये जो हमारी भारत भूमि है, ये बहुत महान सपूतों की मां है, और जो महापुरुष थे, जितने भी महापुरुष हैं, वो सब इस धरती से ही हुए हैं, और हम भी इस धरती के ही पुत्र हैं, पुत्री हैं। तो वो सारे अंश जो इस धरती के हैं वो हमारे अंदर भी हैं, बस जरूरत है उन्हें जगाने। जो हम पथभ्रमित हो गए हैं या भूल जाते हैं, अपना विवेक यूज नहीं करते, इस वजह से जो परेशानियां होती हैं, तो उसे अपने अंदर की उस चीजों को अगर हम जगाते हैं तो आज भी हम समाज के लिए एक नई दिशा दे सकते हैं। क्योंकि युवा शक्ति शक्तिपुंज होता है, जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ी शक्ति है किसी भी देश की। उससे पहले एक हमारे साथ में मेरे शो से जुड़े हुए हैं अनिल सोलंकी बेधड़क जी, सिपोहावादी हास्य कवि हैं, मेरे शो पे भी आए थे, तो उन्होंने कुछ मुक्तक लिखे हैं आज के देश की परिस्थिति पे, मैं वो पढ़ना चाहूंगी आप सबके लिए। स्वागत है, स्वागत है जी। बहुत अच्छे हास्य कवि हैं, और इनकी कविताएं ऐसी होती हैं जो पहले तो आपको हंसाएंगी, लेकिन अगर आप उनको सोचेंगे तो वो बहुत तकलीफ चोट भी करती हैं समाज की परिस्थितियों में। तो अनिल जी कहते हैं, कुछ काम ऐसा दोस्तों करके दिखाइए, कुछ काम ऐसा दोस्तों करके दिखाइए, फिरका परस्त ताकतें जड़ से मिटाइए। अपने वतन को डस रहे जो सर्प की तरह, अपने वतन को डस रहे जो सर्प की तरह, ऐसों पे देशद्रोह का मुकदमा चलाइए। अब एकता का पाठ किसी दिन पढ़ाइए, नफरतों की खाइयां दिल से मिटाइए। हम अपनी बात को कहते हैं बेधड़क, उजड़े हुए चमन को फिर से बताइए। बहुत सुंदर। देशद्रोही देश अपना डस रहे, देशद्रोही देश अपना डस रहे हैं, स्वार्थ का पक्का
शिकंजा कस रही है। बह रहा है खून इंसा का जमीन पर, बह रहा है खून इंसा का जमीन पर, कुछ सियासी लोग फिर भी हंसते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाल के कुछ लोग पल भर में अपना ईमान बेच सकते हैं। अनिल जी कह रहे हैं कुछ लोग पल भर में अपना ईमान बेच सकते हैं, अगर जरूरत पड़ जाए तो भगवान बेच सकते हैं। लोगों को विश्वास में लेकर पूछ कर तो देखो, अपने हित के लिए वो हिंदुस्तान बेच सकते हैं। ये हालत है, कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए देश और राष्ट्र के नहीं सोचते हैं, तो ये गलत चीजें हैं, ये नहीं करें, क्योंकि युवा शक्ति का सही उपयोग भी किसी देश की तरक्की कर सकता है।